हेलो एवरीवन, प्रीलिम बूस्टर टुडे सीरीज में आपका स्वागत है। आज है हमारा टॉपिक नंबर 1। अपने इस टॉपिक नंबर 1 में देखेंगे कि करंट अफेयर्स में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, तो वो है निर्वाचन आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है प्रीलिम बूस्टर टुडे टॉपिक सीरीज, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के इस टॉपिक को आज हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ताकि प्रीलिम्स में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो उसे हम सही से सॉल्व कर सकें। तो आप जैसा कि जानते हैं कि निर्वाचन आयोग हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, एक तो चुनाव से लेकर विवाद में, और दूसरी बात इसकी जो चर्चा में रही वो ये कि इसको स्वतंत्र कॉलेजियम मांग की जा रही है कि इसके गठन की जो प्रक्रिया है उसमें पॉलिटिकल पार्टी का कम से कम हस्तक्षेप हो। इसलिए जो निर्माण किया जाए बिल्कुल जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का किया जाता है, उसी तरीके से स्वतंत्र कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाए। आपसे अभी ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि स्वतंत्र कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग क्या है, उसके कार्य क्या हैं, बॉडी क्या है, उसके सदस्यों की पदावधि क्या है, उनको नियुक्ति या अपदस्थ करने की प्रोसेस क्या है। तो हम प्रीलिम की दृष्टि से इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की निर्वाचन आयोग से रिलेटेड ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो आप जैसा कि जानते हैं कि निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप में से कई सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि संवैधानिक और सांविधिक में डिफरेंस होता है। संवैधानिक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अर्थात जिसको संविधान के एक्ट में मेंशन किया गया है या संविधान का जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत उसे डिफाइन किया गया हो, वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल। क्लियर? और जिसको बाद में अमेंडमेंट करके एक्ट के माध्यम से लाया जाता है वो कहलाता है सांविधिक या स्टैच्यूटरी बॉडी। क्लियर? तो सांविधिक और संवैधानिक में कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, क्या निर्वाचन आयोग एक सांविधिक निकाय है? तो आप कहेंगे नहीं साहब, ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किन किन लोगों का चुनाव संपन्न कराता है? तो आप बताएंगे साहब लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्य विधानसभाओं का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दे देगा क्या पंचायतों का चुनाव संपन्न कराता है? तो नहीं साहब। क्या ये एक तरीके से आपका राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में संलग्न होता है? तो बिल्कुल सही बात। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये सदन का निर्वाचन कराता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल साहब। क्यों? क्योंकि सदन में लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है। संसद के चुनाव में भाग लेता है? आप कहेंगे बिल्कुल साहब, क्योंकि ये सारे वर्ड इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको पता चल गई। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तव में इसमें कितने सदस्य होते हैं? वैसे तो ये बहुसदस्यीय निकाय है, यानी कि राष्ट्रपति समय समय पर इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाता रहता है एक्ट के माध्यम से, अमेंडमेंट के माध्यम से। बट आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, और 2 अन्य इलेक्शन कमीशन होते हैं, अर्थात टोटल इसमें 3 मेंबर होते हैं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि क्या इसमें 5 मेंबर हैं? तो नहीं। तो आप बता देंगे साहब 3 मेंबर। क्या इनके लिए कोई एक प्रक्रिया निहित है? तो कोई भी प्रक्रिया इनके लिए अभी निर्धारित नहीं की गई है कि कितने मेंबर अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है। कौन इनको नियुक्त करता है? इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश वाली समिति के आधार पर। क्लियर? इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आखिरकार निर्वाचन आयोग में रिफॉर्म से रिलेटेड कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया? तो आप बता सकते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया, तारकुंडे समिति का गठन किया गया। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भाषाई राज्यों के गठन से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, वहाँ पे आपको दिनेश गोस्वामी समिति दे देगा। तो आप कहेंगे नहीं साहब, दिनेश गोस्वामी जो समिति है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाषाई राज्यों के गठन से संबंधित कौन कौन सी समितियां या आयोगों का गठन किया गया आज़ादी के बाद। 3 हैं, तीनों का आपको नाम बताना है, पहली, दूसरी और तीसरी। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक। फिर बात आती है कि इनको अपदस्थ यानी कि इनको पद से हटाने का कोई प्रोसेस है क्या?
तो कोई प्रोसेस संविधान में मेंशन नहीं है। ये कहा गया है कि इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हटाया जाएगा, मतलब इन पर महाभियोग के अंतर्गत प्रोसेस चलेगा। क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नियुक्त भले राष्ट्रपति करता हो, लेकिन उनके प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि उनके रहमो कर्म पे पलना, ठीक है, तो उनके रहमो कर्म पे नहीं पलते। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये कि क्या तीनों के पास अलग अलग शक्तियां हैं? नहीं साहब, तीनों के पास इक्वल पावर होती है। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के पास अधिकतर पावर हो और बाकी जो 2 इलेक्शन कमीशन है उनके पास कम हो। तीनों पावर में सेम होते हैं और जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए 2019 के लोकसभा चुनाव में अशोक लवासा के संदर्भ में यही इशू आया था बहुमत के निर्णय को लेकर, ठीक है। बाकी आप करंट में एडिटोरियल में पढ़ते ही रहते हैं, हमने आपको पढ़ाया भी है। फिर बात आती है कि क्या सेवानिवृत्ति के बाद ये सरकारी पदों में नियुक्त हो सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है कि सेवानिवृत्ति के बाद ये अन्य सरकारी पदों में नियुक्त हो सकते हैं। इसीलिए तो इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना होती है और यूपीएससी में इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है वो कहीं अन्य सरकारी नौकरी में योग्य है? तो हाँ साहब, योग्य है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता चल गई। अब जो लास्ट में बातें हैं वो ये, क्या इनके संविधान में पदावधि का उल्लेख है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या संविधान में इनके लिए पात्रता का उल्लेख है? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन आजकल यूपीएससी ऐसे बहुत पूछती है कि निर्वाचन आयोग के संविधान में पदावधि का उल्लेख किया गया है, निर्वाचन आयोग की पात्रता से संबंधित संविधान में विस्तृत वर्णन मिलता है, तो आप कहेंगे नहीं साहब, नहीं मिलता। और ऐसी लाइनें आपको सामान्य पुस्तकों में कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, हमने इसीलिए ये सीरीज की शुरुआत की है। इसमें हम आपको जीएस के सारे टॉपिक कवर करा देंगे। लास्ट बात आती है कि इसके कार्य क्या हैं। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, उनके मध्य जो विवाद होते हैं प्रतीक चिन्हों को लेकर उन्हें मान्यता देता है। आपने सपा सरकार के बारे में सुना होगा, समाजवादी पार्टी को लेकर अखिलेश यादव और उनके चाचा जी शिवपाल सिंह यादव के मध्य विवाद हुआ था साइकिल के चुनाव चिन्ह को लेकर, तो उसे इन्होंने ही किया। आचार संहिता कैसी होनी चाहिए ये बताते हैं, परिसीमन आयोग का गठन करते हैं और निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं। आपसे एक और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, 3 तो क्वेश्चन आपने वो बताएंगे और एक क्वेश्चन और कि क्या परिसीमन आयोग के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं क्या उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? यस और नो में आपको आंसर देना है, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे, परिसीमन आयोग के द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, या परिसीमन आयोग के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, या परिसीमन आयोग के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। क्लियर? तो उम्मीद है आप इस तरीके से हमारे आज प्रीलिम बूस्टर की टॉपिक की टुडे सीरीज में काफ़ी अच्छे से निर्वाचन आयोग को कंप्लीट किया। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।